Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 12th of August 2021. तो गाइज आज है तारीख 12 अगस्त 2021 और है थर्सडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है मोरक्को को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इंडिया के कंपैरिजन में कहाँ पर है, अच्छे से मैप में देखना, फिर आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर लैंडस्लाइड देखने को मिली है। अब ये जो लैंडस्लाइड हुई है इसकी वजह से लगभग 10 लोगों की जान गई है और 60 लोग मिसिंग हैं, ऐसा यहाँ पर यह आर्टिकल बताता है। हुआ क्या है, पहाड़ पे से बोल्डर गिरा और बोल्डर जो है व्हीकल में हिट हुआ है, उसकी वजह से ये सारा इंसिडेंट देखने को मिला है। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या एग्जैक्टली, लगभग 13 लोगों को तो बचा लिया गया है, लेकिन अभी भी जो है 60 लोग वो मिसिंग है। अब हमने चलो ये इंसिडेंट पढ़ लिया है, बट क्या है, हम लोग को एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी पूरे न्यूज़पेपर को देखना है। तो ये जो आर्टिकल है ये आपका जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं लैंडस्लाइड को, क्या होती है लैंडस्लाइड और ये क्यों होती है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो स्क्रीन पर नीचे की साइड आप लोग को देखने को मिलेगा इसके बारे में। देखो यहाँ पे ये तो हिमाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिली है। अभी हाल ही में मुंबई के अंदर बहुत सारी लैंडस्लाइड्स हुई थी। ये लैंडस्लाइड हमेशा यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं भारत के अंदर। हैवी रेन की वजह से भी बहुत सारी लैंडस्लाइड्स होती हैं और भी बहुत सारे कारण होते हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा। तो पहले हम लोग देखते ये हैं ये लैंडस्लाइड एग्जैक्टली क्या होती है। देखो लैंडस्लाइड को डिफाइन किया गया है, मूवमेंट ऑफ अ मास ऑफ रॉक डेब्रिस और अर्थ डाउन अ स्लोप। सिंपल सा मतलब है, जो रॉक है या फिर जो मलबा है वो क्या है, ऊपर से नीचे ढह आता है, उसको यहाँ पर लैंडस्लाइड बोला गया है। अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो एक सेकंड रुक जाओ, अभी क्लियर हो जाए। ये वाला पिक्चर आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे होता क्या है, ये रॉक ऐसे जुड़ा हुआ था, क्या है ये एक तरीके से जो रॉक है, ये जो डेब्रिस है, क्या हो गया, ये छटक कर नीचे की साइड गिर गया, ये नीचे ढह गया, इसको हम लोग बोलते हैं लैंडस्लाइड। ओके नाउ अब यहाँ पर हम लोग इसके बारे में और भी चीज़ें कवर करने वाले हैं। ये लैंडस्लाइड के पीछे एक और चीज़ है, वो है ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी क्या करती है, नीचे से ग्रेविटी फोर्स लगा रही है, नीचे चीज़ों को खींच रही है, तो इससे क्या हो रहा है, और भी ज़्यादा यहाँ पे जो लैंडस्लाइड इसकी पावर बढ़ जाती है। नाउ कॉजेज़ क्या क्या है, देखो यहाँ पर कॉजेज़ के अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात, मेन कारण यही है कि ड्यू टू ग्रेविटी ये देखने को मिलता है। प्लस उसके बाद 3 मेजर कॉज हैं, 3 मेजर कारण, वो कौन कौन से हैं, एक है जियोलॉजी, दूसरा मोर्फोलॉजी, तीसरा ह्यूमन एक्टिविटी। तीनों ये जोग्राफिकल टर्म्स हैं, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जियोलॉजी, मोर्फोलॉजी, ह्यूमन एक्टिविटी क्या है जिसके कारण लैंडस्लाइड देखने को मिलती है। बात करते हैं सबसे पहले जियोलॉजी की। तो जियोलॉजी का यहाँ पर मतलब है, देखो जो अर्थ हो गया, रॉक हो गया, ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर जाती है, ये चटक जाती है, उसकी वजह से कमज़ोर और चटकने की वजह से क्या होता है, वो टूटकर नीचे की साइड ढह जाती है, तो वो जियोलॉजी के अंदर आ गया। मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर होता है लैंड का वो पूरा का पूरा बदल जाता है। मतलब क्या है, वेजिटेशन, जो वहाँ की हरियाली है, वहाँ पे जो पेड़ पौधे लगा रखे हैं, आपने पेड़ पौधे पूरी तरह से काट दिए हैं, वहाँ पे सूखा पड़ चुका है, उसकी वजह से भी लैंडस्लाइड देखने को मिलता है। मतलब कि जो लॉस ऑफ वेजिटेशन है उसकी वजह से लैंडस्लाइड हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। और तीसरा हमें देखने को मिलता है ह्यूमन एक्टिविटी। तो यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी के अंदर बात करें तो लोग जो है वैली वाले एरियाज़ में, वैलीज़ में क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, और इसी कंस्ट्रक्शन की वजह से जो ये लैंडस्लाइड है इसका खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये है ह्यूमन एक्टिविटी। तो ये 3 कारण है, प्लस इसके अंदर नेचुरल डिजास्टर्स भी हैं जिनकी वजह से यहाँ पर ही हम लोग को लैंडस्लाइड्स देखने को मिलते हैं। बात करें वेजिटेशन की, मैंने आपको बताया था कि अभी इससे पहले ह्यूमन एक्टिविटी से पहले मैंने आपको बताया कि वेजिटेशन लॉस होने की वजह से भी लैंडस्लाइड होता है। अब वेजिटेशन लॉस होने की वजह से मतलब होता क्या है, देखो अगर एक जगह है जहाँ पे पेड़ पौधे आराम से बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे लगे हैं
बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, वो क्या करते हैं, जो उनकी जड़ें होती है ना, वो एक तरीके से लैंड को जकड़ के रखते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हो जब आप पेड़ पौधे काट दोगे एक तरीके से उस जगह पर पूरी तरह से सूखा पड़ चुका है, तो वहाँ पर अभी लैंडस्लाइड देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ कारण है, आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। बात करते हैं कौन कौन से रीजन है दुनिया भर में, तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड होती है। अगर हम कॉन्टिनेंट वाइज बात करें ना, तो कॉन्टिनेंट में जो एशिया है वो सबसे ज़्यादा सफ़र करता है लैंडस्लाइड से। सबसे ज़्यादा यहाँ पे नुकसान, डैमेजेस लैंडस्लाइड से देखने को मिल जाते हैं। और साउथ एशियन नेशन के बात करें तो इंडिया जो है सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एक तरीके से कंट्री देखने को मिलेगी लैंड स्लाइड से। ओके, नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें इस लैंडस्लाइड को कम कैसे किया जा सकता है, तो बिल्कुल यहाँ पर कम किया जा सकता है। सबसे पहला स्टेप तो यही है कि आपको जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ चल रही हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाना पड़ेगा। जैसे रोड्स, डैम्स, ये सारी चीज़ें बनाए जा रहे हैं, उसको सबसे पहले रोको। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, इसको रोका जा सकता है। प्लस जो लोग यहाँ पर वैली वाले एरियाज़ में एग्रीकल्चर कर रहे हैं उसको कम से कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लैंडस्लाइड को रोका जा सकता है। तो यहाँ पर बाकी जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं उनको तो हम लोग पूरी तरह से रोक नहीं सकते, बट यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम लोग कंट्रोल पा सकते हैं, जिनसे हम लोग कहीं ना कहीं इन लैंडस्लाइड्स को रोकते हुए नजर आएंगे। उसके बाद देखो बहुत ज़्यादा हाई मात्रा में जो लोग हैं रहना चालू कर रहे हैं ऊपर वाले एरियाज़ में, वैलीज़ वाले एरिया में, तो जो लार्ज सेटलमेंट है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, जिसकी वजह से भी क्या होगा, लैंडस्लाइड के अंदर काफ़ी बड़ा बदलाव देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आई होप आपको ये क्लियर हो गई होंगी। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। कल हमने डिस्कस किया था कि कल यहाँ पे गवर्नमेंट ये कह रही थी कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की भी डेथ नहीं हुई है, ऐसा यहाँ पे गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट दिया था। अब यहाँ पे आप देख पाओगे जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है हमारे, इनका पहली बार ऐसा स्टेटमेंट आया है। पहली बार यहाँ पे एक तरीके से आप कह सकते हो गवर्नमेंट ने एडमिट किया है कि हाँ कुछ पेशेंट्स थे जो कि वेंटिलेटर पर थे और एक तरीके से कोविड-19 से जूझ रहे थे, उनकी जो डेथ है वो इनएडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से हुई है, मतलब कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है। तो अभी के लिए पूरे अभी तक देखोगे, अभी तक यहाँ पर किसी ने भी इसको एडमिट नहीं किया था, एक्सेप्ट नहीं किया था। अब जाकर यहाँ पर इस चीज़ को एडमिट किया गया है। ओके, तो यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रखना क्योंकि एडिटोरियल में इसके बारे में आ सकता है। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखो हाँ, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे कि डेली बेसिस पर बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे कमेंट करते हैं कि न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है, जैसे मैंने आज की न्यूज़पेपर की पीडीएफ है, मान लो आज 12 तारीख है, आज की न्यूज़पेपर की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर डाल दी है। तो अभी क्या है ना, कल वाली न्यूज़पेपर की पीडीएफ नहीं होगी 11 तारीख की, उससे पहले की न्यूज़पेपर की पीडीएफ कोई भी पीडीएफ नहीं मिलेगी आपको, आपको मालूम होगा, ठीक है। बहुत सारे लोग जो कि यहाँ पे एग्जिस्टिंग लोग हैं उन सबको मालूम होगा। लेकिन क्या है, अभी बहुत सारे लोग नए जुड़ते हैं तो उनको पता नहीं है कि हाँ पिछला पीडीएफ नहीं है वहाँ पर। तो पिछला पीडीएफ नहीं है क्योंकि कॉपीराइट इश्यूज़ की वजह से, ठीक है। पीडीएफ आपको रोज़ मिलता है, ये न्यूज़पेपर का डेली मिलता है, सिर्फ 24 घंटे के लिए रहता है। जैसे कि मैं अभी इसको 7 बजे तक अपलोड कर दूंगा, तो कल सुबह ये 6-7 बजे तक ये रहेगा, ठीक है। उस टाइम के बीच में आप लोग इसको डाउनलोड कर लिया करो, अपने पास रख लिया करो, स्टोर करके जहाँ पे भी रखना चाहो आप रख लिया करो। उसके बाद ये मेरी मजबूरी है कि मुझे डिलीट करना पड़ जाता है क्योंकि कुछ कॉपीराइट इश्यूज़ हैं। अदरवाइज़ पहले मैं ऐसे ही रहने देता था, आपको मालूम होगा, काफ़ी मतलब लगभग साल भर तक ऐसे ही पीडीएफ पड़े हुए थे, लेकिन यहाँ पर मुझे सभी डिलीट करने पड़े हैं कुछ इश्यूज़ की वजह से। तो आप लोग क्या कर लिया करो, उस टाइम पीरियड में डाउनलोड करके अपने पास स्टोर कर लिया करो। ओके, नाउ यहाँ पे आते हैं आर्टिकल पर वापस। तो चर्चा हो रही है काजीरंगा गार्ड्स गेट सैटेलाइट फोन्स। अब देखो पहली बार ऐसा हुआ है भारत के अंदर, तो पहली बार हुआ है, तो मतलब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क एक ऐसा पहला नेशनल पार्क बन चुका है भारत के अंदर जिसको सैटेलाइट फ़ोन्स दिए गए हैं। यहाँ के जो पर्सनल है उनको सैटेलाइट फ़ोन्स दिए गए हैं। अब इन सैटेलाइट फ़ोन से फ़ायदा क्या होगा, तो आपको देखना यह है, ये जो डिसीजन लिया गया है कि हम लोग उनको सैटेलाइट फ़ोन दिए जाएंगे। सैटेलाइट फ़ोन से ये होगा, जो पोचिंग होती है यहाँ पर जानवरों की, उसको रोका जा सकता है। उसके बाद बहुत सारे स्टेप्स यहाँ पर उठाए जा सकते हैं जहाँ पर जानवरों को प्रोटेक्शन दी जा सकती है। तो काजीरंगा के जो फॉरेस्ट पर्सनल हैं उनको हैंड ओवर किया गया है 10 सैटेलाइट फ़ोन, और जो ये सैटेलाइट फ़ोन है इनको यहाँ पर आप पॉकेट में रख लो, और उससे क्या होगा, कोई वायर वाली चीज़ नहीं है, यहाँ पर कोई मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अगर हम लोग बात करें तो ये पोचिंग के रिगार्डिंग तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी ही मिलेगी, साथ में और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे कि कोई फ्लड हो गया, ठीक है, कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो गया तो उसकी भी यहाँ पर इमरजेंसी वाली इन्फॉर्मेशन आपको एक अर्ली वार्निंग मिल जाएगा। तो ये काफ़ी बड़ा स्टेप है यहाँ पर किसी भी नेशनल पार्क के लिए। और यहाँ पर जो ये 10 सैटेलाइट फ़ोन्स खरीदे गए हैं, इसकी जो कॉस्ट है वो लगभग 16 लाख रुपए है, ऐसा यहाँ पे बताता है ये नेशनल पार्क का अथॉरिटी। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट अभी यहाँ पर ये आर्टिकल इनकम्प्लीट है। जब तक हम लोग काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में नहीं पढ़ लेते तब तक आर्टिकल कुछ भी पूरा नहीं होगा। और नेशनल पार्क एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मालूम होगा जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इस नेशनल पार्क के बारे में। तो यहाँ पे जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, अगर हम बात करें तो इसके बारे में, तो इसकी लोकेशन कहाँ पर, सबसे पहली बात लोकेशन देखेंगे तो ये आपको स्टेट ऑफ असम के अंदर देखने को मिल पाएगा, ठीक है। और उसके बाद इसका जो लीगल स्टेटस है, इसको नेशनल पार्क बोला जाता है। अब इसको नेशनल पार्क कब डिक्लेयर किया गया था, 1974 में। उसके बाद इसको एक टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर किया गया लगभग 2007 के अंदर। और उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो कि काफ़ी सारे टाइगर्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर हम बात करें किसी इंटरनेशनल स्टेटस की, तो ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, इसको डिक्लेयर किया गया था एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आपको ध्यान रखना है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 1985 में इसको डिक्लेयर किया गया था। अच्छा, यहाँ पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अभी हाल ही में 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट आई हैं हमारे पास। इंडिया की वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इंडिया की जो भी यहाँ पे 2 जगहें, 2 प्लेसेस को आप कह सकते हो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर डाला गया है, वो कौन कौन सी हैं ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, इसको रिकॉग्नाइज़ किया गया है एज एन इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया भी, ठीक है। जो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल उसके द्वारा यहाँ पे बोला गया, ये एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है। यहाँ पे बहुत सारी प्रजातियाँ मिलती हैं, ठीक है। दुनिया भर के अंदर अगर हम बात करें, जो एक सींग वाला राइनो होता है, 1 हॉर्न राइनो होता है, वो यहाँ पर एक तरीके से सबसे ज़्यादा मिलता है काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें, जो पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पर भी 1 हॉर्न राइनो सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं दुनिया भर में। उसके बाद काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर देखने को मिलते हैं और भी बहुत सारे एनिमल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि राइनो, एलिफेंट, रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाटिक वाटर बफेलो, ये सभी जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। और 2018 का सेंसस ये बताता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर लगभग 2413 राइनोज़ हैं और 1100 एलिफेंट्स के आसपास यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक और सेंसस हुआ था 2014 के अंदर, तो काजीरंगा के अंदर पता ये चला कि लगभग 103 वहाँ पे टाइगर्स देखने को मिलते हैं और इसी के साथ 3rd हाईएस्ट पॉपुलेशन इंडिया के अंदर यहाँ पर देखने को मिल जाएगी इस नेशनल पार्क के अंदर। उससे पहले जिम कॉर्बेट पार्क के अंदर है, फिर उसके बाद बंदीपुर नेशनल पार्क के अंदर है। उसके बाद यहाँ पर टाइगर की पॉपुलेशन भी काजीरंगा के अंदर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल पाएगी। रिवर्स और हाईवेज़ के बारे में अगर हम बात करें, तो नेशनल हाईवेज़ लगभग आप कह सकते हो 37, जो है नेशनल हाईवे 37 पास करता है इस पार्क एरिया से। और जो ये पार्क है, यहाँ पे लगभग 250 से ज़्यादा वाटर बॉडीज़ देखने को मिल जाएंगी जो कि इधर से यहाँ पर रन करती हैं। तो आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये काजीरंगा नेशनल पार्क है, पहले एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना। उसके बाद अच्छा, हमारा एक आर्टिकल ये भी रह गया है। हाँ, तो इस आर्टिकल में क्या चर्चा हो रही है, बैक चैनल टॉक वॉज ऑन बिफोर बालाकोट। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे हम लोग इस आर्टिकल को स्टार्टिंग से देखते हैं, तब आपको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर होगा। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है हमारे अजीत डोभाल साहब, उसी के साथ जो हमारी रॉ बॉडी है यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इन्होंने जो है आपस में बातचीत करी किसके साथ, जो पाकिस्तान की एक इंटेलिजेंस है, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, ठीक है, जिसको ISI बोलते हैं। तो यहाँ पे भारत का जो NSA है, इन्होंने और एक तरीके से जो भारत का रॉ है, इन्होंने बातचीत करी है, मैसेजेस करे हैं, मैसेजेस एक्सचेंज करे हैं ISI के साथ। और यहाँ पर एक तरीके से इनकी एक अपकमिंग बुक आने वाली है। अब जो ये अपकमिंग बुक आएगी इन दोनों इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की, उसके अंदर क्या क्या क्लेम किया जा रहा है, तो आपको यहाँ पर इस पिक्चर के अंदर देखने को मिलेगा। पहला क्लेम तो ये बोला जा रहा है, IC-814 जो हाईजैक है वो एक फेलियर था, ऐसा यहाँ पे जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल साहब, इनके द्वारा क्लेम किया गया है बुक के अंदर। उसके बाद जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल साहब, इनका एक और कहना है, इनका कहना यह है कि देखो ISI का जो क्लेम है, ISI जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ISI, इसने यहाँ पर यह बोला है कि ये पुलवामा अटैक के पीछे ज़िम्मेदार नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमारे NSA साहब बोलते हैं देखो इस चीज़ को, ये बिल्कुल गलत है, इसको डिसबिलीव करते हैं, यही जिम्मेदार हैं। और उसी के साथ यहाँ पर हमने, आपको मालूम होगा, बालाकोट स्ट्राइक को लॉन्च कर दिया था पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसको पनिश करने के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पर इस बुक के अंदर और क्या मेंशन है, कुलभूषण जाधव जी के बारे में यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। आपको मालूम होगा कुलभूषण जाधव जी के बारे में मैं काफ़ी बार पढ़ा चुका हूँ, पिछली बार अभी ये न्यूज़ में देखने को मिला था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि कुलभूषण जाधव एक पर्सन है, वो क्या है कि एक फॉर्मल नेवल कमांडर हैं, ये रिटायर हो चुके थे, ईरान गए थे, अपना ईरान जाके काम वगैरह कर रहे थे, ठीक है। अब क्या होता है, पाकिस्तान वाले जो क्या करते हैं, उनको ईरान से अरेस्ट कर लेते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों का कहना यह है कि उनको ईरान से अरेस्ट नहीं किया गया है, वो जासूसी कर रहे थे पाकिस्तान बॉर्डर पर, इसी वजह से उनको अरेस्ट किया गया है, ऐसा यहाँ पे उन लोगों का कहना था, ठीक है। बट यहाँ पर आप देख पाओगे कि अभी यहाँ पर ये अभी पाकिस्तान के अंदर ही देखने को मिलेंगे
अभी ये के मामला जो है पूरी तरह से सुलझा नहीं है। तो यहाँ पे देखो एक स्टेटमेंट ये आती है कि देखो यहाँ पे बोला ये गया इस बुक के अंदर कि जो कुलभूषण जाधव हैं इनको जासूसी की केस में नहीं फंसाया गया, इनको पाकिस्तान चाहता है अपने लिए इस्तेमाल करना। ठीक है, अपने लिए यहाँ पर इस्तेमाल करे क्योंकि एक बहुत बड़ा लिंक है कुलभूषण जाधव साहब ईरान और पाकिस्तान के बीच में, तो यहाँ पे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। तो ऐसा यहाँ पे बुक के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये अपकमिंग बुक है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो उसी के बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, बट एग्जाम पर्सपेक्टिव से यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है। बस यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस के बारे में ही थोड़ा बहुत हम लोग ऐड कर सकते हैं, जो कि जीएस पेपर 2 आईआर के अंदर काउंट होगा। ओके, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर अगेन लैंडस्लाइड के बारे में चर्चा हो रही है। ये कुछ इमेजेस आप लोग देख पाओगे, ये हैं लैंडस्लाइड के कुछ इमेजेस जहाँ पर व्हीकल को काफ़ी नुकसान पहुँचा है, प्लस जो है लोगों की जान गई है, बहुत सारे लोग मिसिंग है। ठीक है, अभी हम लोगों ने इसको पेज नंबर 1 पे कवर किया है, लेकिन अभी यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल और देखने को मिलेगा। बोला गया है जो ये बाढ़ है, फ्लड की वजह से लगभग 600 गाँव जो हैं उत्तर प्रदेश के वो बहुत बुरी तरह से हिट हुए हैं। इनफैक्ट आपको अब की बार देखने को मिलेगा मुंबई के अंदर बहुत बुरी सिचुएशन क्रिएट हुई है बारिश की वजह से। ठीक है, बहुत सारी लैंडस्लाइड, बहुत सारे लोगों की जान गई है, बहुत सारा नुकसान हुआ है। उसके बाद आप देख पाओगे यूपी के विलेजेस के अंदर भी ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। फ्लड की वजह से बहुत ज़्यादा, जैसे कि आप कह सकते हो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी ये सब भी कट गई, और भी बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, बट यहाँ पर कल मैं इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल पढ़ रहा था, तो इंडियन एक्सप्रेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें ये बताई गई थी कि जो ये फ्लड है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो इस फ्लड का इम्पैक्ट क्या है, तो हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात, मैंने वही इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल की यहाँ पर कुछ चीज़ें लगा दी हैं। ठीक है, तो मतलब कहीं से भी मिल रही है नॉलेज तो यहाँ पे ले ही लो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्लड का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे कल न्यूज़पेपर में इसको बताया गया था, लॉस ऑफ लाइव्स एंड लिवलीहुड्स ऑफ द पीपल। सिंपल सा सभी लोगों को मालूम है, ये जो बाढ़ आ रही है इसकी वजह से लोगों की जान को काफ़ी बड़ा खतरा है और काफ़ी सारे लोगों की जान गई है, सबसे बड़ा इम्पैक्ट यही है। प्लस उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चरल कैपेसिटीज़ हैं वो काफ़ी हद तक बर्बाद हो रही हैं। ठीक है, जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी बर्बाद हो रहे हैं। उसके बाद जो बीमारियां फैलने का जो रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। ये दूसरा इम्पैक्ट है फ्लड का। तीसरा इम्पैक्ट जो वायलेंस है अगेंस्ट द वल्नरेबल सेक्शन वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, स्पेशली वीमेन यहाँ पे बोला गया है, तो इनके प्रति हिंसा वगैरह काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया जो इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी है उसके अंदर काफ़ी बड़ा डिस्ट्रक्शन देखने को मिला है। ऐसी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो मतलब कि ये इम्पैक्ट है, इकोलॉजी हमारी जो बायोडाइवर्सिटी हो गई वो भी बहुत बुरी तरह से बर्बाद हो जाती है इस फ्लड की वजह से। तो कुछ इम्पैक्ट्स बताए गए थे, मैंने डायरेक्टली यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिए। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो एक छोटा सा आर्टिकल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, चर्चा हो रही है जस्टिस रोहिंटन नारीमन रिटायर होंगे आज, तो इनके बारे में चर्चा हो रही है। एक इंपॉर्टेंट पर्सन है 1993 के अंदर, ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे MN वेंकटाचलैया, इन्होंने अमेंड किया कोर्ट के रूल्स को, और इन्होंने यहाँ पर जो ये हमारे जस्टिस रोहिंटन नारीमन हैं जो आज रिटायर होने वाले हैं, इनको एक सीनियर एडवोकेट का दर्जा दिया। इनकी 37 की एज में, मतलब 37 की एज में एक सीनियर एडवोकेट यहाँ पे बन चुके थे। फिर उसके बाद इनको अपॉइंट किया गया एज अ सॉलिसिटर जनरल 2011 के अंदर। उसके बाद आप कह सकते हो कि ये एक ऐसे 5वें लॉयर हैं हमारे पूरे भारत नेशन के, पूरे इतिहास में ऐसे 5वें लॉयर हैं जो कि डायरेक्टली अपॉइंट करे गए हैं जज के द्वारा। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनके द्वारा डायरेक्टली अपॉइंट करे गए थे। तो आपको ध्यान रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, नाउ मतलब एज अ जज अपॉइंट करे गए थे। ठीक है, जज के द्वारा नहीं, एज अ जज के तौर पर यहाँ पर इनको अपॉइंट किया गया था। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट देख सकते हो, ही बिकेम ओनली द 5th लॉयर इन द नेशंस हिस्ट्री टू बी डायरेक्टली अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड 2014 में, तो यहाँ पर ये जज बने। तो उसके बाद आप कह सकते हो बहुत सारे बड़े बड़े मसले आए थे, तो इनको उन्होंने सुलझाया है। उनके बाद यहाँ पर केसेस के बारे में चर्चा हो रही है कि बहुत सारे केसेस जो हैं इन्होंने देखे हैं, तो यहाँ पर उन केसेस के बारे में चर्चा हो रही है। तो यहाँ पर इसको पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट इनका नाम याद रखना, वनडे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, वनडे एग्जाम में यहाँ पे पूछा जा सकता है। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। जो नेक्स्ट आर्टिकल है उसके बारे में मतलब अभी आप लोगों ने पढ़ ही लिया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, यानी कि आप कह सकते हो जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं मनसुख मंदेवय साहब, इनका कहना यह है कि जो डेथ हुई है वो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी हुई है। तो पहली बार यहाँ पर इस चीज़ को सरकार ने एडमिट किया है। पहली बार यहाँ पर यह एडमिट किया गया है कि हाँ भाई, ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है जो कि कोविड से जूझ रहे थे। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट ये देखने को मिलेगा, छोटी सी इन्फॉर्मेशन है बट यहाँ पर आने वाले टाइम पर ये इंपॉर्टेंट हो सकती है।
उसके बाद ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आर्टिकल जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे क्या है कि जो यहाँ पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो फोकस ये कर रहे हैं जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो सरकार के साथ पार्टनरशिप करें, और सरकार के साथ पार्टनरशिप करने के बाद हम लोग नई नई तरफ की एक तरीके से नए नए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें, इन्वेस्टमेंट करें। अपनी कंट्री का जो भी हमारा गोल है कि हम लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को अचीव करना है, उसको हम लोग जल्द से जल्द अचीव कर पाएँ, तो ये फोकस किया जा रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर है मोदी, जिन्होंने वेडनेसडे में बोला जो इकोनॉमिक ग्रोथ है कंट्री की वो यहाँ पर आज के टाइम पर थोड़ी बहुत स्पीड पकड़ रही है, और जो कि ज़रूरी भी पकड़ना। और यहाँ पर कोविड की वजह से ये सब कुछ ठप हो गया था, बट आज के टाइम पर थोड़ी बहुत चीज़ें रिकवर होती हुई नज़र आएंगी। गवर्नमेंट जो है बिल्कुल साथ में है सभी के, एक तरीके से यहाँ पर एफर्ट लगाएगी, हर एक एफर्ट लगाने वाली है इकोनॉमी को जो है बूस्टअप करने के लिए। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो एनुअल सेशन किया है कॉन्फेडरेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्रीज़, जिसको अटेंड किया था टाटा सन्स के चेयरमैन और भी बहुत सारे जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने जो है इस पूरी मीटिंग को अटेंड किया। और यहाँ पर चर्चा ये हुई है कि जो इंडिया का एक मेन एम है सेल्फ रिलायंट करके अपने ऊपर हम लोग खुद जो है डिपेंडेंट रहेंगे, किसी और दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, और ये ज़रूरी भी है कि हम लोग इस चीज़ के ऊपर एक तरीके से पैसा भी खर्च करें और डेवलपमेंट भी करें। और यहाँ पर सरकार ने ये बोला कि देखो ये सिर्फ और सिर्फ मतलब तभी पॉसिबल हो पाएगा जब गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करेंगे। अकेला यहाँ पे कोई गवर्नमेंट सेक्टर या फिर कोई प्राइवेट सेक्टर अकेले के यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है। और आज के टाइम पर हमारा एक इनिशिएटिव है आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव, ठीक है। तो यहाँ पर इसके ऊपर भी फोकस किया जाएगा, और ये ज़रूरत है कि हम लोगों को ये पार्टनरशिप करें, हम लोग इंडस्ट्रीज़ के साथ, गवर्नमेंट जो है। और पार्टनरशिप करने के बाद मेन एम ये है कि एक तरीके से ब्रांड इंडिया स्ट्रॉन्ग की तरफ यहाँ पे बढ़ा जाए, ठीक है। अब क्या होगा, हम लोग अपनी कंट्री के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करेंगे। इससे हमारी कंट्री के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी खुद की कंट्री के इस्तेमाल होंगे, मतलब कि हम लोग किसी कंट्री से इम्पोर्ट नहीं करेंगे। इंपोर्ट नहीं करेंगे तो वो पैसा बचेगा। प्लस जब हम लोग अपने डोमेस्टिकली चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो हम लोग उसको बाहर दूसरी कंट्रीज़ के अंदर बेच सकते हैं। जब दूसरी कंट्री के अंदर बेचेंगे तो उससे हम लोगों को थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा, उससे भी हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रो होती हुई नज़र आएगी। तो इस चीज़ के ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो काम है ये पूरा का पूरा कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर वो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई गवर्नमेंट ही अकेला कर पाए या फिर प्राइवेट अकेला कर पाए। ये स्टेटमेंट यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर एक पर्सन है मिस्टर चंद्रशेखरन, इनका यहाँ पर कहना है कि देखो इंडिया को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है 2031 तक, और इसके पीछे का मेन फोकस करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर काम करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स और 5G के ऊपर काम करना पड़ेगा, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा, और पार्टनरशिप करनी पड़ेगी गवर्नमेंट और प्राइवेट को, तभी हम लोग जो है इन चीज़ को अचीव कर पाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। उसके बाद यहाँ पे एक आर्टिकल आता है, देखो अभी क्या चल रहा है, मॉनसून सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बवाल चल रहा है, लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, खासकर जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, पेगासस स्पाईवेयर के रिगार्डिंग जो है प्रोटेस्ट चल रहा है। बट जितने भी रस्साकसी चल रही है उसके अलावा वहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सारे बिल्स भी पास हो रहे हैं लगातार। लोकसभा के अंदर बहुत सारे बिल्स पास हो रहे हैं, राज्यसभा के अंदर बहुत सारे बिल्स पास हो रहे हैं। तो कल भी राज्यसभा ने एक बिल क्लियर कर दिया है जिसका नाम है इंश्योरेंस बिल, ओके। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2021, इस बिल को पास कर दिया गया है राज्यसभा के द्वारा वेडनेसडे में। अब यहाँ पर इस बिल के अंदर क्या है, देखो यहाँ पे इस बिल के अंदर ये किया जाएगा, गवर्नमेंट को अलाउ किया जाएगा, गवर्नमेंट अपना शेयर कट कर सकती है। जो भी गवर्नमेंट का स्टेक है, मान लो कोई पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी आप समझते होंगे, उसमें अगर गवर्नमेंट का कोई शेयर है तो गवर्नमेंट कट करेगी, एक तरीके से प्राइवेट सेक्टर की तरफ ये बढ़ेगी, यानी प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ेगी, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। अपने शेयर बाहर निकाल लेगी, मतलब गवर्नमेंट इन चीज़ों से पीछे हटती हुई नजर आएगी, खासकर जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके रिगार्डिंग। तो यहाँ पर यह बदलाव होता हुआ नजर आएगा। तो इस बिल को यहाँ पे पास कर दिया गया है, लोकसभा में पास किया गया था 2 अगस्त को, अब इसको राज्यसभा में पास कर दिया गया है, क्योंकि दोनों हाउस से पास होना है, आपको मालूम होगा। और एक चीज़ और बता दूं, अभी ये बिल चर्चा में ही है, अभी लगभग यहाँ पे 12 से 13 बिल ही कवर हुए हैं। अभी पता ही कितने बिल हैं, लगभग 23 बिल्स हैं, ठीक है, ये 23 बिल्स हैं। अभी आने वाले टाइम पर हम लोग को और भी नए बिल्स चर्चा में देखने को मिलने वाले हैं। तो जैसे यहाँ पर 23 बिल्स ये पूरे के पूरे न्यूज़ में कवर हो जाएंगे, तो मैं आपको लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा इन सारे बिल्स के रिगार्डिंग, ओके। सो डोंट वरी, आपको एक वीडियो मिल जाएगा, बट अभी इसको न्यूज़ में कवर होने दो पहले, है ना। और अभी यहाँ पर लगभग हाँ इससे ही यहाँ पे 12-13 बिल्स जो हैं कवर हो चुके हैं, जो कि हम लोग भी कवर कर चुके हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा।
उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है जो कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन है, तो इसकी जो वैकेंसीज़ वगैरह खाली है इसको फिल की जाए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वैकेंसीज़ आपको बहुत सारी जगह पर खाली पड़ी रहने देखने को मिलेंगी और उनके ऊपर काम किया नहीं जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने वेडनेसडे में बोला। अब यहाँ पर ये क्या है जिसके वैकेंसी डाली जा रही है, वो वैकेंसी है जहाँ पर वो है कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेड्रेसल कमीशन। ऐसा कमीशन जो कि यहाँ पर कंज्यूमर्स है, जैसे आप हो मैं हूँ, हमारी जो भी यहाँ पर डिस्प्यूट होते हैं, ठीक है, तो उनको रेड्रेस करने के लिए, उनको जो है एक तरीके से यहाँ पे सुलझाने के लिए कमीशन यहाँ पे बनाया गया है। और एक तरीके से इस कमीशन के अंदर ही लोग देखने को नहीं मिलेंगे, वैकेंसीज़ खाली पड़ी हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इस चीज़ को भरा जाए सबसे पहले। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट यहाँ पर ये दिया है, क्या कोई मुहूर्त निकल कर आएगा ये स्टेप उठाने के लिए, मतलब वैकेंसीज़ खाली पड़ी हैं तो यहाँ पर कोई मुहूर्त निकलेगा ये वैकेंसीज़ फिल करने के लिए, तो यहाँ पर ये वैकेंसीज़ फिल करनी होंगी, ऐसा यहाँ पर एक स्टेटमेंट देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। और क्या है हमारे इंपॉर्टेंट, पेज नंबर 11 के ऊपर आएंगे तो ये पूरा का पूरा एडवर्टीजमेंट भरा हुआ पेज है, स्किप कर सकते हो। पेज नंबर 12 के ऊपर भी यहाँ पर एडवर्टीजमेंट है। पेज नंबर 13 पर आएंगे, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन, देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। सबसे पहले आपको मालूम है दुनियादारी में एक इशू सबसे ज़्यादा चल रहा है, वो है अफगानिस्तान क्राइसिस। ठीक है, अफगानिस्तान के अंदर जो बवाल है, मैं आपको फिर से शॉर्ट में बता देता हूँ। अफगानिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, अफगानिस्तान के अंदर एक तरफ अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है और दूसरी तरफ जो है तालिबान है। तालिबान जो है अफगानिस्तान के अंदर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका बहुत ज़्यादा आज के टाइम पर दबदबा बन चुका है। तालिबान ने बहुत सारे एरियाज़ के ऊपर जो कि अफगानिस्तान के अंदर हैं उसके ऊपर कब्जा कर लिया है। यहाँ पे आप स्टेटमेंट देखोगे, मिलिटेंट्स जो है कंट्रोल कर चुके हैं, लगभग 65% तक अफगानिस्तान को कंट्रोल कर चुके हैं। अब यहाँ पर उसी के रिगार्डिंग आर्टिकल यह है कि जो तालिबान है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वो लगभग काबुल के ऊपर भी कंट्रोल कर सकता है, काबुल को टेक ओवर कर सकता है आने वाले 90 दिनों के अंदर। और जैसे ही काबुल को टेक ओवर कर लेगा, क्योंकि काबुल जो है अफगानिस्तान की कैपिटल है, जैसे ही टेक ओवर कर लेगा समझ लेना चेकमेट हो गया है, काम खत्म। अब यहाँ पर तालिबान का बहुत बड़ा कंट्रोल देखने को मिल जाएगा अफगानिस्तान के अंदर, क्योंकि इंतज़ार ही यही है कि काबुल के ऊपर कंट्रोल ना कर पाए तालिबान, क्योंकि इसके ऊपर कंट्रोल करता है तो बहुत सारी पावर जो है चली जाती है तालिबान को, और जो है कहीं ना कहीं फिर उसका दबदबा बन जाएगा एक तरीके से पूरी तरह से। ओके, नाउ आपको मालूम होगा ये क्राइसिस शुरू कैसे हो गए हैं। ये क्राइसिस इतने ज़्यादा शुरू क्यों हुआ है, इसके पीछे का रीज़न है क्योंकि जो यूएस के जो मिलिट्री है, यूएस ने अपने ट्रूप्स को यहाँ से विड्रॉ कर लिया है, यूएस ने अपने जवान को यहाँ से बाहर निकाल लिया है, क्योंकि जवान यहाँ पर पहले बहुत लंबे समय से थे, इन्होंने यहाँ पर शांति को बना कर रख रखा था। लेकिन अब जब वो बाहर निकल गए हैं तो उसकी वजह से तालिबान आज के टाइम पर वापस से जो है अपने फॉर्म में आ चुका है और एक तरीके से वापस से आप कह सकते हो कि अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहा है। अभी तक यहाँ पे आप कह सकते हो कि बहुत सारे प्रोविंशियल कैपिटल है जिनके ऊपर कब्जा कर चुका है, अभी फोकस है काबुल यानी कि अफगानिस्तान की कैपिटल के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो हमारे यूएस के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, तो ये एक तरीके से डेमोक्रेसी समिट को होस्ट करेंगे दिसंबर के अंदर। अब जो ये समिट है इसके अंदर बहुत सारे हेड्स ऑफ स्टेट होंगे, सिविल सोसाइटी, फिलेंथ्रोपिस्ट, प्राइवेट सेक्टर भी होने वाले हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो ये जो डेमोक्रेसी समिट होगा, इस डेमोक्रेसी समिट के अंदर 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करने वाले हैं। खासकर एक तरीके से जो करप्शन है उससे लड़ा जाए, जो ह्यूमन राइट्स है उसकी रेस्पेक्ट करी जाए, उसके बाद यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो जो ट्रायनिज्म है उससे डिफेंड किया जाए। तो इन 3 चीज़ों के रिगार्डिंग जो है यहाँ पर आप कह सकते हो ये डेमोक्रेसी समिट होगी और दिसंबर 9 से लेकर 10 तक यहाँ पे समिट हो सकती है। इसके अंदर कौन कौन होंगे मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। अमेरिकन बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे एक तरीके से हेड्स ऑफ स्टेट, सिविल सोसाइटी, फिलेंथ्रोपिस्ट और प्राइवेट सेक्टर्स की बहुत सारे लोग होंगे जो कि अमेरिका के अंदर काम करने की बात कर रहे हैं। उसके बाद अमेरिका से रिलेटेड एक और आर्टिकल है, जो अमेरिका का सीनेट है इन्होंने पास कर दिया है मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर बिल। अब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल है मतलब यहाँ पर कुछ पैसा अनाउंस किया गया है जो कि पैसा लगाया जाएगा यूएस के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, रेल, रोड्स, इंटरनेट, जो भी चीज़ें हैं सब कुछ। तो जो यूएस प्रेसिडेंट है जो बाइडन, इन्होंने यहाँ पर एक पैसेज दे दिया है, लगभग यहाँ पे ट्यूसडे के अंदर बोला है 1.2 ट्रिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज को अनाउंस किया है। तो आप अमाउंट देख सकते हो, 1.2 ट्रिलियन अमाउंट यहाँ पर अनाउंस किया गया है जो कि अमेरिका को ट्रांसफॉर्म करेगा। जो ये पैसा है ये लगाया जाएगा रोड्स, ब्रिजेस, पोर्ट्स, क्लीन वाटर, हाई स्पीड इंटरनेट और भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर लगाया जाएगा। और एक तरीके से आप कह सकते हो जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह भी लाई जाएंगी और भी बहुत सारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होने वाला है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। ऐसा यहाँ पर अमेरिका के अंदर आने वाले टाइम पर देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो जो नेक्स्ट पेज है वो है हमारा पेज नंबर 14, दैट इज़ बिजनेस सेक्शन। देखेंगे इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल को। तो पहला आर्टिकल आप लोग यहाँ पर ये देख पाओगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्यों, वो अभी आप लोग आगे देख पाओगे।
तो जो केंद्र सरकार है सेंटर, वो जल्द ही एक तरीके से फ्री अप करने वाली है जो अनटैप्ड स्पेस है, कहाँ पर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर। अब जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है, इनको यहाँ पे एरिया है बहुत सारा, उनको फ्री करेगी। इसका मतलब क्या है, फिर क्या होगा इनका, तो अभी मैं आपको बताता हूँ। जो गवर्नमेंट है, सरकार हमारी जल्दी फ्री करने वाली है अनयूज्ड बिल्टअप एरिया, जिसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। लगभग 30,000 करोड़ तक का यहाँ पर ये आइडल एरिया बताया जा रहा है। और ये किसके अंदर है, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंडर में आता है। ठीक है, अब आप कह सकते हो कि जब यहाँ पर इसको फ्री अप किया जाएगा तो इसका इस्तेमाल क्या होगा। तो बहुत सारा स्पेस है जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर है, और बहुत सारा लैंड है जो कि बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पर जो सुब्रमण्यम साहब है, कॉमर्स मिनिस्टर, इनका कहना यह है कि हम लोग ये सारा जो प्रोसेस को ईज़ कर देंगे, ताकि जो है एक तरीके से क्या होगा, इससे जो लैंड है ये वाला, इसको इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो इसी चीज़ को लेकर चर्चा हो रही है कि इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यहाँ पर इस लैंड को इस्तेमाल किया जाएगा। तो ऐसा हमारे कॉमर्स सेक्रेटरी का कहना है। ओके, नाउ यहाँ पर आपने एक वर्ड देखा होगा, SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, इन्हीं लैंड के बारे में चर्चा हो रही है। तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन एग्जैक्टली होते क्या हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये आर्टिकल आपका अगेन GS पेपर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये इकोनॉमिक सेक्शन का पेज है पूरा का पूरा। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, अभी यहाँ पर आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा अपनी हाई परफॉर्मेंस में चल रहे हैं। प्लस उसके बाद अभी यहाँ पर फिर से चर्चा में आ चुके हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करें तो बेसिकली एक टेरिटरी है, एक आप कह सकते हो जगह है जो कि हमारे कंट्री के अंदर होती है। यहाँ पर कोई ड्यूटी वगैरह नहीं लगती है, तो ड्यूटी फ्री टेरिटरी है वो। ठीक है, कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, कोई फिजिकल कंसेशन नहीं है। और आप कह सकते हो कि यहाँ पर डिफरेंट बिजनेस कमर्शियल लॉज यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट या फिर जो एम्प्लॉयमेंट है यानी रोज़गार है उसको बढ़ाने में मदद करते हैं। ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, इनको क्रिएट किया जाता है ताकि बहुत सारे जो ये एरियाज़ हैं इनको एडमिनिस्टर किया जा सके, अच्छे से एडमिनिस्टर किया जा सके। प्लस जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगेंगी तो क्या होगा, जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको भी बढ़ाया जा सके। तो ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, भारत के अंदर क्या सिनेरियो है इसके बारे में बात करेंगे। तो एशिया का, पूरे एशिया का पहला जो एक्सपोर्टिंग प्रोसेसिंग जोन है, इसको एक तरीके से वही स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंडर में इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1965 में। कहाँ पर, गुजरात के कंडला वाले रीजन में। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये जो एक्सपोर्टिंग प्रोसेस जोन है, यहाँ पर इसका एक सिमिलर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन के रिगार्डिंग। गवर्नमेंट ने यहाँ पर शुरुआत कर दी, एक तरीके से गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया था एस्टेब्लिश करना स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को 2000 के अंदर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट है इसको पास किया गया साल 2005 के अंदर, तब चीज़ें लीगलाइज होने लगी। फिर यह एक्ट अपना वर्किंग में आया 2006 के अंदर। फिर उसके बाद यहाँ पे जो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, यह ऑपरेशनल था इंडिया के अंदर 2000 से लेकर 2006 तक यहाँ पे वर्क किया। इंडिया का जो ये SEZ है, इसको आप कह सकते हो कि स्ट्रक्चर किया गया चाइना के एक मॉडल था, सक्सेसफुल मॉडल, वहीं से एक तरीके से हमने काफ़ी हद तक सीख के ये सारी चीज़ें करी थी। आज के टाइम पर लगभग 379 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स देखने को मिल जाएंगे, ऐसी टेरिटरी देखने को मिल जाएंगी जो कि ड्यूटी फ्री हैं, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें करी जा सकती हैं। ये एक तरीके से आज के टाइम पर लगभग 379 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, जिसमें से 265 तो ऑपरेशनल हैं, और 64% स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं वो कहाँ पे लोकेटेड हैं, वो सिर्फ 5 राज्यों के अंदर लोकेटेड हैं। वो है तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, आपको ध्यान रखना है। और एक तरीके से बोर्ड ऑफ अप्रूवल है, यहाँ पर एक अपेक्स बॉडी है जो कि यहाँ पर हेड करी जाती है सेक्रेटरी के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के द्वारा। उसका भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल देखने को मिल पाएगा। बाबा कल्याणी लेड कमेटी, इसको बनाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा, ताकि जो है आज के टाइम पर जितने भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं उनको स्टडी किया जा सके। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बाबा कल्याणी लेड कमेटी ये किस चीज़ के रिगार्डिंग है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन को स्टडी करने के लिए यहाँ पर कमेटी बनाई गई है। क्वेश्चन ये है, ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट है इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना, गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट करना और इसके अंदर बढ़ावा देखने को मिलना। उसके बाद क्या आप कह सकते हो कि जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, रोज़गार है, वो बढ़ता हुआ नज़र आता है। उसके बाद जो डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो बूस्टअप होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ जो हैं वो डेवलप होती हुई नज़र आती हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आपको ये देखने को मिल पाएगा, गवर्नमेंट जो है कंप्लीटली एग्जिट करने वाली है बहुत सारी जगह से, जैसे कि हिंदुस्तान जिंक हो गया, बाल्को हो गया, प्रदीप फॉस्फेट हो गया। तो यहाँ पे जितने भी पब्लिक सेक्टर फर्म है यहाँ से जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट एग्जिट हो जाएगी, अपने शेयर वगैरह यहाँ पर रखेगी नहीं, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। तो आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल सेक्शन पर। आपने ये सारे आर्टिकल देखे होंगे, जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो सब आपको न्यूज़पेपर में PDF में ये स्टिक हुई भी मिलेगी। साथ ही साथ आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन अलग से देखो, जिसके न्यूज़पेपर के PDF में ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है
उसको क्या करना है, उसको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और टेलीग्राम चैनल दे रखा है, दीपक यादव एजुकेशन ब्रैकेट में नोट्स लिखा हुआ है, उस वाले चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको ये सारे नोट्स मिल जाते हैं, मैंने सब कुछ वहाँ पे सेंड कर रखा है। प्लस उसके बाद न्यूज़पेपर में भी ये सारी चीज़ें स्टक कर दी हैं, जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो। अगर आपसे न्यूज़पेपर में ओपन नहीं हो रहा है तो आप वहाँ से ले लो, वहाँ पर अगर आपका न्यूज़पेपर में ओपन हो रहा है तो न्यूज़पेपर से कवर कर लो। ओके, चलते हैं एडिटोरियल पर। देखो, आज की खास बात यह है, एडिटोरियल आपके लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत जनरल सी बातें हैं। मैं आपको कवर करवाता हूँ। ये आर्टिकल तो तमिलनाडु के बारे में चर्चा कर रहा है, ठीक है, जो फाइनेंशियल सिचुएशन है तमिलनाडु की उसके बारे में चर्चा कर रहा है, स्किप कर सकते हो। यहाँ पर वैक्सीन के बारे में चर्चा हो रही है कि देखो इंपॉर्टेंस क्या है वैक्सीन का, इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ाता है, आज के टाइम पर हमें ज़रूरत भी है कोविड को अगर रोकना है तो, उसके बारे में चर्चा हो रही है। बताता हूँ उसके बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू दूंगा। उसके बाद एक आर्टिकल यहाँ पर आपको ये वाला देखने को मिल जाएगा, इसमें चर्चा हो रही है कि देखो जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको वापस से अपने कैंपस में लौट जाना चाहिए, क्योंकि कोविड की वजह से काफ़ी लंबे समय से घर पर हैं। अब जब कैंपस में जाएंगे तो एक तरीके से जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उनको स्ट्रिक्टली फोकस करना पड़ेगा, और हम एक तरीके से स्कूल्स वगैरह को भी रीओपन कर सकते हैं कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो कर कर। उसके बाद हाँ, एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिल जाएगा, हाँ इसको इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। यहाँ पे चर्चा हो रही है एमजी नरेगा के बारे में। एमजी नरेगा क्या है, उस टाइप की हम लोगों को और भी स्कीम की ज़रूरत है जो कि कंट्री के अंदर जॉब्स को क्रिएट करे। तो यहाँ पर एक एडिटोरियल है जो कि अच्छा है। उसके बाद यहाँ पे एक आर्टिकल है स्पोर्ट्स को लेकर, क्या चर्चा हो रही है मैं ये आपको बता दूंगा, इसके बारे में भी एक ओवरव्यू दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, शुरुआत करते हैं इस वाले आर्टिकल से। सेफ एट स्कूल के बारे में चर्चा हो रही है। देखो आज के टाइम पर लगभग साल भर हो चुका है, कॉलेजेस स्कूल्स लगभग काफ़ी लंबे समय से बंद हैं। वो सब किसकी वजह से, कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से स्कूल्स वगैरह सब कुछ शट डाउन हो चुके हैं। अब इसकी वजह से आप कह सकते हो लोग यानी बच्चे जो हैं इनकी स्किल डेवलपमेंट तो ख़राब हो ही चुकी है, उसके साथ फिजिकल मेंटल हेल्थ सब कुछ काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर इनके ऊपर ध्यान दिया नहीं जा रहा है। अब होगा क्या, इन चीज़ों को वापस से मैनेज करने में टाइम लगेगा। प्लस हम लोग क्या कर सकते हैं, जो स्कूल्स हैं कैंपस हैं उनके अंदर कुछ स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए हम लोग इन बच्चों को वापस से पढ़ाई स्टार्ट करवा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कब तक इंतज़ार करेंगे, अभी बहुत सारे आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं कि अभी भी स्कूल नहीं खुलेंगे। कोई आर्टिकल देखने को मिल रहा था अभी 16 अगस्त से खुलेंगे, फिर उसके बाद बहुत सारे आर्टिकल्स आए जो कि 16 अगस्त से नहीं खुलेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे की ये स्टडी को अफेक्ट पड़ रहा है, साथ ही साथ बच्चे की स्किल्स के ऊपर भी बहुत बुरा असर पड़ता हुआ आज के टाइम पर यह नज़र आएगा। तो कोशिश यही रखनी है कि एक तरीके से बहुत सारे स्टेट्स ने बहुत अच्छा काम किया है, चाहे हम बात करें कर्नाटका, तमिलनाडु, इन्होंने बहुत अच्छा शानदार काम करके दिखाया भी है। मतलब इन लोगों ने एक तरीके से खोलना, एक तरीके से आप कह सकते हो केरला के अंदर काफ़ी हद तक यहाँ पर अच्छी तरीके से स्कूल्स को खोले गए थे, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए, स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए। तो वो चीज़ें हम लोग अपना सकते हैं। बट है कि आज के टाइम पर हम लोग चीज़ों को देख नहीं पा रहे हैं। सेकेंड वेव आया, सेकेंड वेव के बाद डेल्टा वेरिएंट काफ़ी खतरनाक हुआ, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे आर्टिकल में चर्चा हो रही है। उसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को एक तरीके से यहाँ पे कोविड हुआ था। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग चीज़ों को अच्छे से फॉलो करेंगे, जैसे अगर आप विदेश की बात करें तो यूएस हो गया और भी वेरियस कंट्रीज़ हो गई जहाँ पर उन्होंने स्कूल को बंद ही नहीं किया है, अच्छे से प्रोटोकॉल को फॉलो किया है। सोशल डिस्टेंसिंग रखो, आप जो है थोड़े बहुत लोगों को और ज़्यादा हायर करो ताकि आप लोग चीज़ों को अच्छे से देख पाओ, बच्चों का ध्यान रखा जा सकता है। मतलब एक चीज़ पर चीज़ें ये पॉसिबल हैं, बट यहाँ पर पॉसिबल करने के लिए हिम्मत चाहिए, इन चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। जब तक हम लोग इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ ऐसे ही हम लोग को देखने को मिलने वाली है। उसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो चर्चा कर रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ द बूस्टर डोज टू प्लान अहेड। अब यहाँ पर क्या है, देखो जो बूस्टर डोज है उसका क्या इंपॉर्टेंस, एक तरीके से वैक्सीन के बारे में ही चर्चा हो रही है। आप कह सकते हो कि मतलब क्या है, वैक्सीन से आपका इम्यून रिस्पांस बढ़ेगा, इम्यून रिस्पांस बढ़ेगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी, तो फिर क्या होगा, आप कोविड को स्प्रेड करने से कहीं ना कहीं बच जाओगे, कोविड स्प्रेड नहीं होगा आपसे, क्योंकि यही सारी चीज़ें बताई गई हैं जो कि ये आर्टिकल कभी भी आपका इस्तेमाल, कभी भी आप कह सकते हो कि ये यूज़ में नहीं आने वाला है। क्योंकि होगा क्या, ये जो एडिटोरियल्स हैं किसके लिए लिखे गए हैं, क्या एस्पिरेंट्स के लिए लिखे गए हैं? बिल्कुल नहीं, ये एडिटोरियल सबके लिए लिखे गए हैं। कंट्री में सभी लोग पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर सभी के लिए लिखा गया है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें इंपॉर्टेंट चीज़ निकालनी है। बट यहाँ पर ये बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है। अगर आप लोग इसको रीड करना चाहते हो तो बिल्कुल न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपके पास है, आप इसको रीड कर लेना। बट यहाँ पर कोई भी इसका इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगा नहीं। उसके बाद ये वाला आर्टिकल, हाँ ये वाला आर्टिकल इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे चर्चा देखो क्या हो रही है कि अर्बन जॉब्स सेफ्टी नेट। अभी देखो हम लोग रूरल जॉब्स के ऊपर तो फोकस करते हैं, गांव के अंदर जॉब्स के ऊपर उनके लिए स्कीम्स वगैरह लेकर आते हैं, लेकिन हम लोग को अर्बन जॉब्स के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। अर्बन के लिए यहाँ पर अर्बन एरियाज जो हैं यहाँ पर भी हम लोग को लिवलीहुड स्कीम लेकर आनी पड़ेगी, जैसे कि मनरेगा है जो कि यहाँ पर रूरल एरियाज़ के अंदर आप कह सकते हो फोकस करता है,
ठीक है। तो यहाँ पे मनरेगा जो है, एमजी नरेगा, इसकी फुल फॉर्म क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो रूरल एरियाज़ के अंदर फोकस करता है। ऐसी बहुत सारी स्कीम है हमारी जो रूरल एरियाज़ के अंदर, गांव वाले एरियाज़ के अंदर फोकस करती हैं। बट आज के टाइम पर हमें फोकस करना पड़ेगा रूरल के साथ साथ अर्बन वाले एरियाज़ में भी, क्योंकि सभी सेक्टर पूरी तरह से अफेक्टेड हैं कोविड-19 की वजह से। आप देख पाओगे उसी चीज़ को मेंशन किया गया कि पैंडेमिक के टाइम पर अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोगों की जान भी गई है, बहुत सारे लोग अपनी जान को बचाने में लगे भी पड़े हैं। और एक जो रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के द्वारा, वो ये बताती है कि कंट्री की जो हमारी इकोनॉमी है वो काफ़ी हद तक कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है। कंट्री की क्या बात करें, पूरे दुनिया भर की जो इकोनॉमी है वो 3.3% से डाउन चल रही है, चाइना को छोड़कर। उसके बाद यूएस, ब्राज़ील, जापान, कनाडा, यूरो एरिया, ये सब कहीं ना कहीं अफेक्टेड हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया भी बहुत बुरी तरह से अफेक्टेड है। लगभग इंडिया के अंदर भी 7% से आप देख पाओगे जो इकोनॉमी है वो कॉन्ट्रैक्शन में देखने को मिल पाएगी। उसके बाद और भी बहुत सारे कंट्रीज़ यहाँ पे बताई गई हैं जो कि बहुत ही बुरी तरह से अफेक्टेड हैं, जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी बेरोज़गारी वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है, डबल डिजिट में बेरोज़गारी बढ़ चुकी है। और वो कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, जैसे कि स्पेन, ग्रीस, तुर्की, फिलीपींस, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, कोलंबिया, पेरू, ये सारी कंट्रीज़ हो गई जहाँ पर बेरोज़गारी काफ़ी हद तक बढ़ती हुई नज़र आएगी। इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर भी बेरोज़गारी प्लस यहाँ पर आप देख पाओगे बेरोज़गारी के साथ साथ जो भी यहाँ पर दिक्कतें हैं वो पॉवर्टी वगैरह ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। अब अगर हम लोग बात करें रूरल और अर्बन लाइवलीहुड की, तो रूरल और अर्बन लाइवलीहुड को डिवाइड कर दिया गया है। बहुत सारी जो स्कीम है वो रूरल एरियाज़ के लिए लेकर आई गई हैं, लेकिन होता क्या है यहाँ पर, अर्बन एरियाज़ भी बुरी तरह से अफेक्टेड है। तो अर्बन एरियाज़ के भी हम लोग को इस प्रकार की स्कीम लानी पड़ेगी जो कि यहाँ पर शहर वाले लोगों को भी पूरी तरह से सपोर्ट कर सके। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, इकोनॉमी एक तरफ हमारी बहुत बुरी तरह से ढहती हुई नज़र आएगी, प्लस जो है लिवलीहुड लॉस को मिनिमाइज़ करने के लिए हमने बहुत सारी स्कीम्स को लॉन्च किया है। गवर्नमेंट यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए स्कीम्स लेकर आती है, लेकिन वो फोकस ज़्यादातर रूरल एरियाज़ के ऊपर कर जाती है। ठीक है। अगर हम बात करें, एक इकोनॉमिक शॉक हम लोगों को देखने को मिला है। अब यहाँ पे ज़रूरत यह है कि हम लोगों को एक फॉर्मल एक्सेस दे सकें, लोगों को एक लिवलीहुड दे सकें, लोग जो है कुछ ना कुछ पैसा कमा के आज के टाइम पर थोड़ा सा गुजारा करके इस सिचुएशन से आराम से निकल जाएं। ठीक है, मतलब अपना पेट पाल सकें। ऐसी यहाँ पर चीज़ें हम लोग को प्रोवाइड करवानी है और यही चीज़ के ऊपर फोकस रहता है। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग जब कवरेज देते हैं तो हम लोग उसके लिए स्कीम लेकर आए। सरकार एक स्कीम लेकर आई है, वो क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। अब यहाँ पर क्या है, ये रूरल एरियाज़ के ऊपर पूरा फोकस कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ रूरल एरियाज़ के अंदर एग्जिस्ट करती है। ये स्कीम क्या है मैं आप लोगों को इसके बारे में बता देता हूँ। ठीक है। तो ये जो एमजी नरेगा, इसकी हिस्ट्री की बात करें तो 1991 के अंदर जो पीवी नरसिम्हा राव हैं, इनकी सरकार थी, वो यहाँ पर इस स्कीम को लेकर आई थी। यहाँ पर इस स्कीम के अंदर चर्चा हुई थी एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने की, यानी रोज़गार बढ़ाया जाएगा। एक तरीके से बोला यह गया था जो लोग हैं उनको 100 दिन का यानी 100 दिन का जो है रोज़गार दिया जाएगा, ताकि वो लोग जो है अच्छे से काम कर सकें, अपना पेट पाल सकें। लेकिन ये फोकस किस एरियाज़ पे करता है, रूरल एरियाज़ के ऊपर फोकस करता है। तो हम लोग रूरल एरियाज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, अर्बन एरियाज़ के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अर्बन एरियाज़ के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा, जो कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखने को मिल पाएगी। तो सेम तरीके का स्कीम जो है हम लोग को अर्बन एरियाज़ के लिए लेकर आनी पड़ेगी। कोई इनके बीच में हम लोग को डिवाइड नहीं रखना है, ऐसा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल दिया गया है हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश कुछ इसी प्रकार की स्कीम चला रहा है। इन्होंने लॉन्च करी है मुख्यमंत्री शाहरी आजीविकी गारंटी योजना। तो यहाँ पर ये जो योजना है लास्ट ईयर यहाँ पर चलाई गई थी, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है लिवलीहुड को, एक तरीके जो लिवलीहुड सिक्योरिटी है उसको बढ़ाना। 120 दिन का ये गारंटी वेज एम्प्लॉयमेंट देते हैं, मतलब 120 दिन के लिए यहाँ पर एक तरीके से काम दिया जाएगा लोगों को। ठीक है। तो यहाँ पर ये लोग फोकस कर रहे हैं रूरल एरियाज़ प्लस जो है अर्बन एरियाज़ के ऊपर। तो यहाँ पर जो सरकार है उसको भी फोकस करना पड़ेगा, रूरल अर्बन एरियाज़ दोनों तरफ यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। हमें शिफ्ट करना पड़ेगा फोकस थोड़ा सा अर्बन एरियाज़ की तरफ भी। तो ये आर्टिकल के अंदर आपको देखने को मिलेगा, एक इंटरेस्टिंग बात थी। उसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो यहाँ पर चर्चा करता हुआ नजर आएगा, हायर ऑनर ऑफ अ हॉकी आइकन फॉर अ हॉकी आइकन। मतलब क्या है, अभी आपको मालूम होगा हाल ही में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने अनाउंस किया 6 अगस्त को कि जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, एक तरीके से इसका नाम बदल दिया गया। अब ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है। जो यहाँ पर ध्यानचंद जी थे, एक हॉकी प्लेयर थे, एक लेजेंडरी हॉकी प्लेयर रह चुके हैं, तो इनको एक तरीके से ट्रिब्यूट पे करते हुए यहाँ पर ये नाम रखा गया है। अब उसके बाद यहाँ पर देखो जो ऑथर हैं, ऑथर का कहना यह है कि देखो स्पोर्ट वाले पर्सन को आपने इतना महत्व दिया है, बहुत अच्छा है, हम लोग को इसको थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा। जो भारत रत्न अवार्ड है ना, इसको भी यहाँ पर नाम देना पड़ेगा, शुड बी गिवन टू मेजर ध्यानचंद। ठीक है, यहाँ पर बोला गया भारत रत्न अवार्ड भी दिया जाना चाहिए कि इसको मेजर ध्यानचंद को देना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़े स्पोर्ट्स पर्सन थे, एक पैट्रियट थे। उसके बाद बोला गया देखो यहाँ पर क्या है ना कि जो एक तरीके से जो भी यहाँ पर स्पोर्ट्स पर्सन है
अगर हम लोग उनके नाम पर ये बहुत सारे स्टेडियम्स या फिर अलग अलग चीज़ों के ऊपर नाम रखते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये स्पोर्ट्स को एंकरेज करता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। क्योंकि आज के टाइम पर आपने देखा है कि टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर भारत ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से झंडे गाड़े हैं बहुत सारे। यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पे भारत इतने सारे अवार्ड लेकर आया। उसके बाद बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन की बात हुई, जैसे कि हमारे फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जी हो गए, ठीक है, और भी वेरियस पर्सनैलिटीज़ हो गई जो कि जिन्होंने बहुत नाम रोशन किया है भारत का दुनिया भर में। उसके बाद क्रिकेटर की बात करें, सचिन तेंदुलकर हो गए, और भी वेरियस नाम्स यहाँ पे बताए गए। तो कहीं ना कहीं आपको स्पोर्ट्स को अगर एंकरेज करना है तो यहाँ पर आपको इसी प्रकार से काम करना पड़ेगा। और एंकरेज स्पोर्ट्स को एंकरेज करते हुए जो भी यहाँ पर अलग अलग नाम है आप रख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आपने ये काम किया, ये काफ़ी बेहतरीन काम है जो कि आपने अवार्ड्स का नाम बदला था। उसी प्रकार से आप लोग जो है अलग अलग पर्सनैलिटी, जैसे कि यहाँ पर ध्यानचंद जी हो गए, सचिन तेंदुलकर, मिल्खा सिंह और गुरबचन सिंह, उसके बाद पीटी ऊषा, तो ये सब लोग हो गए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए आते हैं स्पोर्ट्स को एंकरेज करने के लिए। और हम लोगों को स्पोर्ट्स को एंकरेज भी करना चाहिए क्योंकि भारत ने अब की बार काफ़ी बेहतरीन काम किया है टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर। ओके, नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। आई होप आप लोगों को सभी आर्टिकल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कंप्लीट हमने न्यूज़पेपर एडिटोरियल को कवर कर लिया है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।